बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का एहतजाज और हुकूमत पर एक और जुम्मा भारी होने जा रहा है। व्यूअर्स, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे और फिर साइफर को जज ने लात मारकर अदालत से बाहर कैसे फेंका, चार इंतहाई अहम सवालात जिसने इस केस को सिफर कर दिया, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जजेस की कुर्बानी, नया कानून जो है वो तैयार किया जा रहा है और आज जज भी बोल पड़ा कि बुशरा बीबी पर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि साइफर केस की ये समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चार अहम तरीन नुक्ते और अदालती सवाल ऐसे सामने आए जिसने साइफर का सिसकता हुआ केस मजीद मुर्दा बना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको लात मारकर बाहर फेंक दिया है। ये चार सवालात क्या हैं? पहला सवाल कि आजम खान ने साइफर पर क्या इमरान खान को ब्रीफ किया, उसकी सेंसिटिविटी के हवाले से क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बताया गया। सवाल नंबर दो कि असल साइफर कभी भी अदालती रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो क्यों नहीं लाया गया। सवाल नंबर तीन, प्रोसिक्यूशन केस में इमरान खान को कम सजा मिलने पर आखिरकार खामोश क्यों रही। सजा कम थी, आप अपील करते, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ऐसा नहीं किया। फिर चौथा सवाल कि जब असल साइफर महफूज है तो फिर झगड़ा किस बात का है भाई। व्यूअर्स, आज की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि साइफर की तारीफ कर दें कि असल में साइफर होता क्या है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं इस तरफ ही आ रहा हूं। साइफर टेलीग्राम वजारत खारजा के साइफर सेक्शन में बजरिया ईमेल 7 मार्च को वाशिंगटन से भेजा गया और 8 मार्च को इस्लामाबाद ये साइफर जो है वो मौसूल होता है। साइफर टेलीग्राम एक खुफिया दस्तावेज थी। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर को टोक कर यह कहा कि दस्तावेज थी या साइफर के जरिए भेजे जाने वाली तमाम दस्तावेजात जो है वो खुफिया होती हैं, क्योंकि ये दस्तावेज क्या सिर्फ इसकी हद तक इसे खुफिया समझा जाए या जितने भी साइफर दफ्तर खारजा को मौसूल होते हैं उन्हें भी खुफिया समझा जाए। प्रोसिक्यूटर ने इसका जवाब दिया जी कि कानून के मुताबिक तमाम दस्तावेजात जो हैं जो कोडेड फॉर्म में हो वो खुफिया दस्तावेजात जो हैं वो तस्वर की जाती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन साहब के जो रिमार्क्स थे बहुत ही अहम थे। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि साइफर का मतन जब इंटरसेप्ट करने के बाद किसी के हाथ लग जाए तो जब तक कोडेड साइफर उनके हाथ ना लगे तो साइफर का निज़ाम महफूज क्या रहेगा। चीफ जस्टिस और एफआईए के वकील के दरमियान जी एक इंतहाई दिलचस्प मुकालमा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर जो गाइडलाइंस से मुतल्लिक एक अदालत के सामने जो गाइडलाइंस थी इसका मुसवदा अदालत के सामने पेश किया। चीफ जस्टिस ने इस पर पूछा कि क्या ये किताब भी खुफिया दस्तावेज है, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जिस तरह से इसके साथ प्री रेक्विजिट्स नथी किए गए, इनको पढ़ना और इस किताब को खुली अदालत के सामने पेश करना, क्या ये भी खुफिया दस्तावेज है। ये असल में उस सवाल की रूह थी। प्रोसिक्यूटर ने जी इसका जवाब ये दिया कि इस पर लिखा हुआ है कि ये बुक सिर्फ ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए है, क्लासिफाइड है। ये किताब डिप्टी अटॉर्नी जनरल के नाम पर इशू हुई है ताकि अदालत के फैसला लिखने तक यहां पर मौजूद रहे। ये बुक जिस शख्स के नाम इशू होती है इसने हर 6 माह के बाद बताना होता है कि क्या उसके पास ये किताब मौजूद है या नहीं, या गुम हो गई, यानी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उस किताब के हवाले से। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि क्या साइफर की प्रिंसिपल कॉपी आज भी वजारत खारजा में मौजूद है या नहीं मौजूद। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आज भी साइफर की सॉफ्ट कॉपी वजारत खारजा में मौजूद होगी, यानी मौजूद है नहीं, मौजूद होगी। तैयारी करके नहीं आए थे इसलिए लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये मौजूद होगी। साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। साइफर की कॉपी अगर किसी ने इसे करना चाहा तो आपको बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त लेना होगी। साइफर की इसी समाअत के दौरान इमरान खान के खिलाफ यह बयानिया व्यूअर्स फारिग हो गया कि इमरान खान ने साइफर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान में इस अदालत में जो प्रोसिक्यूशन है वो बार बार ये नुक्ता उठाती रही और अपना केस जो है उसे सच साबित करने की कोशिश करती रही। एफआईए के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि साइफर की सॉफ्ट
प्रिंसिपल कॉपी आज भी वजारत खारजा में मौजूद होगी। ईमेल के जरिए आने वाली सॉफ्ट प्रिंसिपल कॉपी अपने पास महफूज रखने के बाद ज़ाया कर दी जाती है, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। साइफर की कॉपी अगर कोई और करेगा तो इसकी बाकायदा तौर पर आपको इजाज़त लेना पड़ेगी। इसका तरीकाकार ये होता है जी कि जब आप कॉपी करते हैं तो एक सिस्टम इन प्लेस ऐसा है जिसके जरिए जितनी कॉपीज की जाएंगी आपको मालूम पड़ जाएगा, और अगर आपने ट्रैक करना हो तो सिस्टम के अंदर ये प्रेरोगेटिव मौजूद है, यानी इसकी सहूलत भी है कि बता देता है कि किसने एक्सेस किया और कितनी कॉपीज जो है इसकी बनाई गई। सलमान सफदर साहब ने चीफ जस्टिस के दरमियान जो मुकालमा है वो भी बहुत दिलचस्प था। सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपने ये किताब देखी है और किसी और ने नहीं देखी, यानी ये क्लासिफाइड नहीं है। ये सवाल था अदालत का, प्रोसिक्यूटर से ये इस्तफसार था, इस किताब पर नंबर लगा हुआ, यानी जवाब आया और अटॉर्नी जनरल के नाम पर इसे जारी किया गया। ये किताब मखसूस हाथों में ही जा सकती है, यानी जिसको डेजिग्नेट किया गया, इसके अलावा इस कॉपी को किसी और को नहीं दिया जा सकता। सलमान सफदर साहब ने इसका जवाब दिया, मैं तो इस दस्तावेज को दूर ही से देखूंगा, यानी मैं नहीं चाहूंगा कि इसको खोल कर देखा जाए। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह बड़ा मुतबरिक सहीफा है, लेकिन सलमान सफदर के पास ये मौजूद है और इसके जरिए उन्हें जरा भी उन्होंने की है। प्रोसिक्यूटर जी हामिद अली शाह साहब ने मजीद दलाइल दिए। कल मैंने हामिद खान कह दिया था जी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। हामिद शाह साहब के दलाइल अदालत के सामने वो क्या कहते हैं कि साइफर का मतन भी मालूम हो जाए तो इसके कोड तोड़े जा सकते हैं, यानी उसे डी कोड किया जा सकता है। साइफर की 3 फॉर्म्स होती हैं, यानी 3 तरीकों से जो इसकी इकसाम आसान जुबान में समझाने के लिए कि 3 किस्म की इकसाम होती हैं जी। कोडेड होता है, एक इनक्लियर, और फिर तीसरा लिटरल। लिटरल का मतलब ये है कि हकीकी तौर पर जो कहा गया वो बताया गया, यानी मिनो अन बगैर किसी तब्दीली के आपने वो मवाद जो है पहुंचाने वाले तक जो है वो पहुंचा दिया, जिसके लिए वो साइफर लिखा गया। सिर्फ साइफर नहीं बल्कि इसका मतन भी महफूज रखा जाना होता है। ये लिटरल का मतलब ये था कि जो आप, यानी जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप अपने पास से ट्रांसलेशन अल्फाज का चुनाव जो है वो ऐसा करें कि उसका मतलब जो है तब्दील हो जाए, यानी ट्रांसलेशन जब इसे आप डी कोड करेंगे तो आपको मिनो अन वैसे ही डी कोड करना पड़ेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इंतहाई अहम रिमार्क्स इस केस में आए जी कि प्रोसिक्यूशन सजाए मौत की इस्तदा कर रही थी, यानी जब ये केस चला तो खान साहब के लिए सजाए मौत जो है उसकी इस्तदा की जाती है। प्रोसिक्यूशन की मर्जी के मुताबिक सजा नहीं हुई, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि चले मान लेते हैं कि साइफर अहम दस्तावेज थी जो कहीं भी पेश नहीं किया गया, कम से कम इन कैमरा अदालती कार्रवाई में आप इसे पेश करते, तरीक़ाकार अपना लिया जाता। अगर कोई खुफिया दस्तावेज इन कैमरा कार्रवाई के दौरान लीक हो जाती है तो फिर वकील के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये एक इंतहाई अहम दस्तावेज थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था। आजम खान को ये दस्तावेज भेजी गई और उन्होंने वज़ीर आज़म को दिया, लेकिन क्या आजम खान ने खान साहब को बताया कि जनाब आपने इस दस्तावेज को खुफिया रखना है, ये खुफिया दस्तावेज है और अगर आपने इसे लीक किया तो इसके नताइज जो भयानक हो सकते हैं। यानी प्रोटोकॉल इमरान खान को बताना आजम खान की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा जो है वो नहीं किया। अदालत ये भी समझती है, जो रिमार्क्स की शक्ल में अदालत ने अपना जो जहन था इस केस के अंदर जो है वो सामने रखा कि कानून रटा हुआ नहीं होता जी। प्रोटोकॉल्स क्या थे, रिकॉर्ड पर किस तरह चीज़ें जो है वो लाई जाएंगी, ये जिम्मेदारी थी एक ब्यूरोक्रेट की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, कि वो गाहे बगाहे जो है जब भी कोई दस्तावेज आती है उसके प्रोटोकॉल के मुतल्लिक वज़ीर आज़म को बताए, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं किया गया। अब चीफ जस्टिस साहब ने यह भी इस्तफसार किया कि इस बात का क्या सबूत है कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म को इस बात से आगाह किया गया था कि ये दस्तावेज वापस ना की गई तो इसके नताइज जो हैं वो भयानक हो सकते हैं। प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दिए वो शायद इतने मजबूत नहीं हैं और एक तरह से इन 4 सवालों का जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है। और व्यूअर्स, प्रोसिक्यूशन, पाकिस्तान की हुकूमत, वो लोग जिन्होंने साइफर को बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ सियासत की, वो तमाम लोग अब इन 4 सवालों के मलबे के नीचे जो हैं वो दब चुके हैं
اور عمران خان کا اب جیل سے باہر آنا اس کیس کے اندر جو ٹھہر گیا. اب باقی مقدمات ان کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے, وہاں پر خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ الگ سوال ہے, لیکن سائفر اب اپنی موت جو ہے وہ خود ہی مر چکا ہے. میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا, اور یہ اعلان عمران خان کی ہدایت کے مطابق کیا گیا. خان صاحب اب احتجاج کر رہے ہیں, اور اپنی جماعت کو جو ہے وہ سڑکوں پر لانے کے لیے انہوں نے پارٹی سے مشاورت بھی کی ہے, اور اس مشاورت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی گئی. بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور حامد رضا جو اس میں شامل تھے. بیرسٹر گوہر نے کیا کہا جی کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا, پنجاب پولیس حکومت کے ماتحت ہے, الیکشن کے پروسیس میں پولیس کوئی بھی رکھ نہ ڈالے وہ اس گھنونے جرم میں برابر کی شریک ہے. اس سے پہلے بھی بیرسٹر صاحب یہ ہوتا رہا ہے. اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان صاف شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہی. ایک پولنگ اسٹیشنز پر ہمارے امیدوار کے والد نے کہا کہ ابھی ووٹنگ کا وقت شروع نہیں ہوا, مگر ووٹ ڈلوا دیے گئے اور پہلے سے ہی یہ ڈبوں میں ووٹ موجود تھے. یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ جمہوریت آئین قانون اس ملک میں معطل ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ ان لوگوں کے نوٹیفیکیشن نہ نکالے جائیں. عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر جو الیکشن جیتا گیا اسے قوم جو ہے کبھی قبول نہیں کرے گی, اور اس معاملے کو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھا جائے گا. ہمیں بتایا جائے کہ اب تک ایسے کیا اقدامات اٹھائے گئے جس سے دھاندلی کو روکا جا سکے گا. آپ نے خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کیا. اب ایک خط جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی لکھا جائے خان صاحب کے دستخط کے ساتھ کہ وہ بھی اپنی کرسی کو جو ہے چھوڑ دیں اور استعفیٰ دے کر جو ہے وہ گھر چلے جائیں, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی جہاں پر بات ہو رہی تھی یہ نہیں ہو سکے اور وہ ناکام ہو گئے, اور اس کے بعد اب ان کا اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی جو ہے وہ جواز باقی نہیں ہے. ویورز, عمر ایوب صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے نام پر جس طرح سے ڈھونگ رچایا گیا اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو ضائع کیا گیا وہ پوری قوم نے دیکھا. بدترین دھاندلی کی گئی, کیونکہ فارم 47 کی پیداوار موجودہ حکومت نے وہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں, اس لیے انہوں نے یہ ہتھ کنڈے آزمائے. بھائی جان, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن تو تب ہونا جب ان کے پلے کچھ ہو. یہاں پر 800 روپے کے سوٹ پر جب آپ سیاست کریں گے اور قوم کو یہ دکھایا جائے گا کہ مریم نواز 800 500 600 کے سے زیادہ جو ہے وہ سوٹ نہیں خریدتی, تو کارکردگی کہاں سے آئے گی؟ پھر گوہر ایوب صاحب یہ بھی کہتے ہیں, عمر ایوب صاحب, کہ کل جو الیکشن ہوا یہ الیکشن نہیں, ایک ڈھونگ رچایا گیا. 24 گھنٹے قبل انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. باجوڑ کے ریٹرننگ افسر نے خط لکھا جس میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس ISI کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, انہیں مارتے ہیں. اور پھر جو ججز کا خط تھا یہ بھی ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں لوگوں کو ہراساں کر کے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہی ہیں. پولیس, بیوروکریسی, ایجنسیز, ان کا ایک کردار ہے پاکستان میں ان الیکشنز کو ریگ کرنے کے حوالے سے. اور پھر اگلا نقطہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا اٹھایا کہ ابھی تک جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. اگر جواب آ جاتا تو یقیناً یہ معاملہ جو ہے دب جاتا, لیکن جواب نہ آنا اور وہ لوگ جو جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک طرح سے پراکسی بیان آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اب پاکستان تحریک انصاف جی کرنے کیا جا رہی ہے, جمعے کو یعنی 26 اپریل کو احتجاج کر رہی ہے صوبائی سیٹوں میں. بعض نماز کے بعد جو ہے نماز جمعہ جو ہے احتجاج کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے, لیکن احتجاج آپ کریں گے اور دوسری طرف سے دفعہ 144 جو ہے وہ آپ کی منتظر ہے. پھر پاکستان میں جو میڈیا کے اوپر جی GNN کے کیمرہ مین ہیں جی 92 نیوز کے, یہ کر کیا رہے تھے, یہ لوگوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے جہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے. بتایا گیا کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ وہاں پہ پھر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی وردی میں ایجنسیز کے لوگ بھی پھر رہے تھے, اور انہوں نے ان کو پکڑا, مارا, اور پھر جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا کہ تم کیوں دکھا رہے ہو کہ ہم ان بند کمروں میں کس طرح سے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو ویورز, یہ ایک سچویشن بنی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے فیصل آباد سے پنجاب میں اپنے جلسوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے, اور 5 مئی کو کراچی میں پہلا جلسہ ہوگا جی. پھر اس کے بعد اندرون سندھ KP میں جلسے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں یعنی 26 اپریل کو احتجاج کی کال عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ دے دی گئی ہے. میں آپ کو ویورز ایک اور بھی بات بتا دوں, جو بشرا بیوی پر تشدد کا معاملہ ہے
और हाई कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला आया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडाला जेल मुंतकिल करने की ये दरख्वास्त थी, जिसमें इंतहाई अहम रिमार्क्स आए हैं और जिसकी समाअत जो है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कर रहे थे। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज जो गुल हैं वो पेश हुए और खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं वो पेश हुए। दौरान समाअत स्टेट कौंसल से अदालत से 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सब जेल के क़याम से मुतल्लिक हम अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं, कुछ वक्त चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकते हैं, आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है जो बुशरा बीवी पर कैद तन्हाई की शक्ल में किया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ इस केस में एक रिट और 6 मुतफरिक दरखास्तें आई हैं, आपके पास कोई ग्राउंड जो है वो नहीं है। अब किसी को आप बंद कमरे में डाल दें और कोई उससे बात ना करे, सिर्फ खाने की बात की जाए, और इतने दिनों से बुशरा बीबी जेल में है, तो इसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का एक जो रिमार्क्स की शक्ल में जो मौक़िफ़ है वो सामने आया और ये इंतहाई अहम फैसला है। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, जो उन्होंने दलाइल मांगे हैं, ये बुशरा बीबी को अडाला जेल जो है मुंतकिल करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स ये भी थे कि चीफ कमिश्नर खुद कैसे से ये फैसला कर सकता है। अब जज ने बुशरा बीबी के वकील से पूछा कि आप भी बुशरा बीबी को बनीगाला से अडाला जेल मुंतकिल करवाना चाह रहे हैं। इस पर वकील उस्मान रियाज ने जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, और अदालत ने स्टेट कौंसिल की इस्तदा मंजूर करते हुए बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर जो दलाइल हैं वो तलब कर लिया। अब व्यूअर्स, जो सवाल इंतहाई अहम है जो इस वाक़े के साथ जुड़े हुए कि बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने के लिए पिछले काफ़ी अरसे से समाअत हो रही है, बार बार जेल हुकाम तारीख लेते हैं। पहले जेलर ने कहा कि इस मामले पर जेल में जगह नहीं है, लेकिन वो भी झूठ निकला। आपको याद होगा कि जब से बुशरा बीबी को जेल में रखा उस वक्त से लेकर आज तक जब ये मामला अदालत के सामने आया, तकरीबन 150 ख़वातीन को जेल में मुंतकिल किया गया, लेकिन बुशरा बीबी के लिए जेल में कोई जगह नहीं थी। फिर बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो कुछ खबरें आ रही थी उसके ऊपर भी एक तशवीश है। तो ये तमाम चीज़ें, और मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो रिमार्क्स दिए और जो सवालात रखे हैं बुशरा बीबी के वकला के सामने, अब लगता यही है कि बुशरा बीबी को अडाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। विर्जी शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में जो नवाज शरीफ साहब ने चाइना का डॉक्टर तलाश किया है, इसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।